अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फिज़िक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और 1 से लेके 10 तक इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रॉब्लम नंबर 2.1 इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अ वेक्टर ए हैज़ इट्स टेल एट द पॉइंट पी and its tip at Q. Determine the distance between these two points. अब इस प्रॉब्लम में हमें दो पॉइंट्स गिवन है। एक पे इस वेक्टर ए की जो है वो टेल लाई करती है और दूसरा पॉइंट है उस पे उस वेक्टर की टिप यानी उसका हेड लाई करता है। हमें उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें जो पॉइंट P है उसके दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव हैं। इसका मतलब ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो लाई करता है, जिसमें जो पॉइंट होता है उसके जो दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो पॉइंट P का जो इस ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर बनेगा मैं उसको क्या देता हूँ, वो R1 है। अब सेकंड पॉइंट पे देखें पॉइंट Q, इसका जो दोनों कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो दो किसी भी पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं उनकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है। तो इसके जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट Q का उसको मैं क्या देता हूँ, वो R2 है। अब हम क्या करते हैं, जो R1 की जो हेड है उसको ज्वाइन कर देते हैं जो R2 के हेड के साथ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो वेक्टर एडिशन से अगर हम अब इस पहले तो इस वेक्टर को मैं जो ग्रीन कलर का वेक्टर है इसको मैं क्या देता हूँ, ए है। अगर आप हेड टू टेल रूल से देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि वेक्टर R1 को ऐड करें वेक्टर ए के साथ, यानी आप देख रहे हैं कि जो वेक्टर आर की जो हेड है उसके साथ हमने वेक्टर ए की टेल को ज्वाइन किया है। और R1 प्लस आर ए इसको हम कह सकते हैं हेड टू टेल रूल। और यहाँ पे हम देखें जो फर्स्ट वेक्टर यानी वेक्टर आर की टेल को ज्वाइन कर दिया है वेक्टर ए के हेड के साथ। तो R2 इन दोनों वेक्टर का फिर क्या बनेगा रिजल्टेंट, या इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं कि जो वेक्टर ए है वो इक्वल है R2 माइनस R1 के, यानी वेक्टर ए यहाँ से किसके इक्वल आता है, R2 माइनस R1 के। और हमने ये भी सीखा था कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन हो तो हम उनके साथ फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ आई और सेकंड के साथ जे लगा के उनको ऐड करते हैं तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाता है। तो अब पोजीशन वेक्टर को मैथमेटिकली लिखते हैं फॉर पॉइंट P एंड फॉर पॉइंट Q। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q उसको हमने R2 से डिनोट किया और मैथमेटिकली इनको लिख सकते हैं -2i -3j। और जो सेकंड हमारे पास पॉइंट Q है उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से हम लिख सकते हैं 3i + 9j। और ये अभी हमने प्रूव किया जो वेक्टर A है वो R2 माइनस R1 के इक्वल है। तो अब R2 माइनस R1 की जो वैल्यू है उसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं और A वेक्टर जो है उसको फाइंड करते हैं। अब R2 की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन से यहाँ में इसमें सब्स्टिट्यूट करें और R1 की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब हम जो I कंपोनेंट है उसको I के साथ सॉल्व करेंगे और जो J कंपोनेंट है उसको J के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वेक्टर A है इस तरह से आ जाएगा। अब हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस यानी इस जो वेक्टर ए है उसकी लेंथ फाइंड करनी है और जो लेंथ होती है वेक्टर की वो उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। यानी हमने वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर उनको ऐड करते हैं, फिर उनका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट P और Q के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 13 यूनिट्स है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 2.2। इसकी स्टेटमेंट को मैं रीड करता हूँ। अ सर्टन कॉर्नर ऑफ अ रूम इज सिलेक्टेड एज द ओरिजिन ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इफ एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग ऑन एन एडजेसेंट वॉल एट अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स वेयर द यूनिट्स आर इन मीटर्स, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द रूम। अब इस स्टेटमेंट को समझें। इस स्टेटमेंट में उसने हमें यह बताया है कि
एक इंसेक्ट है जो कि क्रॉल कर रहा है एक रूम की वॉल के ऊपर। अब वो जो रूम की वॉल है उससे हमने उस इंसेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से, और जहाँ पे जो इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमें गिवन है 2 और 1, और हमने इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है ओरिजिन से। तो अगर हमें किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन हों तो हम उसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ आई यूनिट वेक्टर लगा देंगे और सेकंड के साथ जे, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। अब हमने इस जो इंसेक्ट है इसका डिस्टेंस फाइंड करना है उस ओरिजिन से, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है। अगर इस वेक्टर की हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। तो वेक्टर के कोऑर्डिनेट ये हैं, उसके कंपोनेंट ये हैं, इनका हम स्क्वायर और स्क्वायर लेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे, देन इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस आता है ये 2.4 मीटर आता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर इन द वेक्टर ए। हमें एक वेक्टर गिवन है, वो कहता है कि इसकी डायरेक्शन में बताएं या इसका यूनिट वेक्टर बताएं। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, जो यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वो होता है वेक्टर ए ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। अब इसमें वेक्टर ए तो हमारे पास मौजूद है, हमें इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और फिर इस इक्वेशन के अंदर, इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन 1, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वेक्टर ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, फिर उसकी जो मैग्नीट्यूड है यानी इसके कंपोनेंट का स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वो कुछ इस तरह से आता है। नेक्स्ट देखते हैं 2.4, इसकी स्टेटमेंट रीड करता हूँ। 2 पार्टिकल आर लोकेटेड, 2 पार्टिकल्स हैं जिनके जो पोजीशन वेक्टर हैं r1 और r2 वो हमें गिवन है। फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r2 माइनस r1 एंड इट्स ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। अब इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इसने जो गिवन हमें वेक्टर दिए हैं इनके जो सब्ट्रैक्शन से वेक्टर आएगा यानी r2 माइनस r1, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और फिर उसकी ओरिएंटेशन यानी एंगल फाइंड करना है विद x एक्सिस। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब मैग्नीट्यूड ऑफ r के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो जो r2 माइनस r1 को फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, फिर i को जो i कंपोनेंट के साथ सॉल्व करेंगे और j को j के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब ये तो है हमारे पास वेक्टर r2 माइनस r1। अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको पता है, इसके कंपोनेंट का स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। तो हमारे पास जो वेक्टर r2 माइनस r1 की मैग्नीट्यूड आ गई। अब डायरेक्शन के लिए हम पहले फाई फाइंड करेंगे, और फाई वो एंगल है जिस क्वाड्रेंट के अंदर वेक्टर लाई करता है उस क्वाड्रेंट के एक्स एक्सिस के साथ। अब अगर आपको फाई और थीटा के दरमियान फ़र्क समझना है तो आप जो वीडियो लेक्चर था हमारा वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, उस लेक्चर के एंड में मैंने डिटेल में अब डिस्क्राइब किया है रिलेशन बिटवीन फाई एंड थीटा, तो आप वहाँ पे जाके इसको समझ सकते हैं। पहले हम फाई फाइंड करेंगे। टेन फाई आपको पता है उसका फार्मूला था y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, और फाई किसके इक्वल आएगा, टेन इनवर्स y ओवर x कंपोनेंट। यहाँ पे देखें इसका जो y कंपोनेंट है वो 5 है और जो x कंपोनेंट है वो जो इसका x कंपोनेंट है वो 5 है और y कंपोनेंट 4 है। इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और हमारे पास फाई की वैल्यू ये आ गई। और याद रखिएगा कि हमने फाई में जब हम फाई फाइंड कर रहे होंगे तो x और y की वैल्यू जो है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, यानी अगर नेगेटिव साइन होगा तो उसको नहीं लिखेंगे। अब चूँकि दोनों हमारे पास जो वेक्टर के कंपोनेंट हैं उनकी दोनों की वैल्यू नेगेटिव हैं, इसका मतलब ये है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे x और y दोनों कंपोनेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अगर तो कोई वेक्टर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, फिर थीटा और फाई के दरमियान जो रिलेशन है वो हमने ये ड्राइव किया था। अब यहाँ पे फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। इसका मतलब ये है कि ये जो वेक्टर होगा r2 माइनस r1 ये x एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम 2.5। इसकी स्टेटमेंट रीड करता हूँ। इफ़ अ वेक्टर b इज़ एडेड टू अ वेक्टर a, कि अगर दो वेक्टर को ऐड किया जाए b और a को, तो जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास ये आता है 6i प्लस j यूनिट वेक्टर।
और अगर इन दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया जाए, इफ़ बी इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्राम ए, यानी ए माइनस बी किया जाए, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो ये आता है -4i + 7j। हमसे उसने ये रिक्वायर्ड किया है कि आप जो वेक्टर ए है उसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड करें। तो बड़ा ही आसान प्रॉब्लम है, जो गिवन कंडीशन है उनको लिखते हैं। इफ़ बी इज़ एडेड टू ए, यानी ए प्लस बी किया जाए, तो जो रिज़ल्ट है वो ये, वो भी उसने हमें गिवन दे दिया है। इसको इक्वेशन 1 का नेम देते हैं। अगर वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, यानी माइनस कर दिया जाए ए से, तो जो रिज़ल्ट है वो इस तरह से आता है -4i यूनिट वेक्टर + 7j यूनिट वेक्टर। और इस इक्वेशन को मैं 2 का नेम देता हूँ। हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो दोनों इक्वेशन हैं 1 और 2, इनको ऐड करते हैं। जब इनको ऐड करेंगे तो +b और -b कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड a + a, ये 2a आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ से हम i को i कंपोनेंट के साथ, i को i यूनिट वेक्टर के साथ सॉल्व करेंगे, और j को जो है वो j यूनिट वेक्टर वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे अगर हम इसको डिवाइड कर दें, या अल्टरनेटिवली यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो i + 4j इन साइड बच जाएगा। 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो वेक्टर a है उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब वेक्टर से आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना आती है कि इसके हम कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे, और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, जो कि आती है 4.12। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 2.6। अब हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं 2.6। गिवन दैट वेक्टर a इज इक्वल टू 2i यूनिट वेक्टर + 3j यूनिट वेक्टर, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 3i यूनिट वेक्टर -4j यूनिट वेक्टर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर c, जो कि इक्वल है a + b, यानी इन दो वेक्टर को ऐड करने से वेक्टर c आता है। हमने इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है। और वेक्टर d जो कि इक्वल होगा 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर b को, वेक्टर b को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, उसके इक्वल आएगा। तो इस वेक्टर की भी हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले देख लेते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। वेक्टर जो हमारे पास c है उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है। और वेक्टर c आएगा कैसे, हमने वेक्टर a और b दोनों को ऐड करना है। और वेक्टर d की भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है। और वेक्टर d कैसे आएगा, हम वेक्टर a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वेक्टर b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं अब। सो वेक्टर c फाइंड करने के लिए हम a और b को ऐड करते हैं। i को i कंपोनेंट के साथ और j को j के साथ ऐड करेंगे, तो हमारे पास वेक्टर c कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। इसके जो कंपोनेंट हैं उनका स्क्वायर, उनको ऐड करेंगे, फिर उनका स्क्वायर रूट लेंगे, तो वेक्टर c की जो मैग्नीट्यूड है वो 5.1 आ जाएगी। अब इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अगेन हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। इसकी जो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अगेन फार्मूला यूज़ करेंगे tan phi वाला, जो कि y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर c। अब फाई किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से tan इनवर्स y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर c ओवर x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर c। अब जो y और x की जो वैल्यू हैं उनको इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो फाई की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे गौर करें, जो वेक्टर c का y कंपोनेंट है उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, और जो उसका x कंपोनेंट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। अगर इस तरह से हो, y की वैल्यू नेगेटिव हो और x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो, यानी x यहाँ पे पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो वेक्टर लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। और अगर वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करे, तो हमारे पास जो थीटा और फाई के दरमियान रिलेशन है वो ये होता है, थीटा इज़ इक्वल टू 360 डिग्री माइनस फाई। तो इस फार्मूले के अंदर हम फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो ये आ जाएगी। और इसको ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब सेकंड इसका पार्ट को सॉल्व करते हैं। जो वेक्टर डी है उसमें क्या करेंगे, हम 3 को वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को वेक्टर बी के साथ, और फिर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, मल्टीप्लिकेशन के बाद हम i को i के साथ सॉल्व करेंगे और j यूनिट वेक्टर वाली टर्म्स को j यूनिट वेक्टर वाली टर्म के साथ सॉल्व करेंगे, तो जो d वेक्टर है वो हमारे पास ये आ जाएगा 17j यूनिट वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। इसका एक ही कंपोनेंट है और जो
जे यूनिट वेक्टर वाला यानी अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड 17 आ जाएगी। अब डायरेक्शन फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखें डायरेक्ट थीटा हमने फाइंड कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इसका एक ही कंपोनेंट है और उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। अगर ऐसा हो तो वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैंने आपको बताया था जो थीटा और फाई की वैल्यू दोनों सेम होती हैं, तो थीटा और फाई इक्वल होते हैं, तो हम इसलिए डायरेक्ट फाई फाइंड थीटा फाइंड कर रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास जो y कंपोनेंट की वैल्यू वो 17 है और जो x की वैल्यू वो 0 है। तो ये समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी और 10 इन्फिनिटी होता है 90 डिग्री पे। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इस फार्मूले से कि 17j यानी ये जो वेक्टर है ये अलोंग y एक्सिस होगा, यानी इसका x एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो 90 है यहाँ पे। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c और उसकी डायरेक्शन, फिर इसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर d और उसकी डायरेक्शन दोनों को फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 2.7। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर गिवन है, हमने इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है। अगर आपको याद हो जब हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था या स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर के दरमियान हम डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। यानी ए डॉट बी किसके इक्वल था, ए बी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को यहाँ पे हम रहने दें और इस साइड को इधर डिवाइड कर दें, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब अगर हमने एंगल फाइंड करना है थीटा, तो हमें कुछ इसमें से कुछ वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। यानी हमें ए डॉट बी का पता होना चाहिए और ए बी यानी दोनों वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम ए डॉट बी फाइंड करते हैं, फिर ए और बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए डॉट बी फाइंड करते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं और फिर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वेक्टर ए की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर वेक्टर बी की का डॉट लेते हैं। तो वहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट में हमने सीखा था कि आई को आई के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे और जे का जे के साथ। अगर हम आई का जे के साथ लेंगे भी तो इन आई डॉट जे जो है वो 0 के इक्वल आता है, इसलिए हम इसको छोड़ दें आप आसानी के लिए। बस आई का आई के साथ ले लें और जे का जे के साथ ले लें। अदरवाइज़ अगर आप पूरा भी लेंगे तो फिर आई डॉट जे जो है वो 0 होगा और ये सारी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। फिर इसमें ये वाली वैल्यूज़ आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इसको 1 के इक्वल पुट कर दें जहाँ जहाँ पे ये आता है, और जहाँ पे आई डॉट जे या जे डॉट के आता है तो वहाँ पे हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो ए डॉट बी हमारे पास आया 14। अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं वेक्टर ए की, जो कि उसके कंपोनेंट का स्क्वायर और उनको ऐड करने से फिर उसका स्क्वायर रूट लेने से आएगी ये मैग्नीट्यूड आ गई वेक्टर ए की। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई वेक्टर बी की। और अब हम ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास ए डॉट बी और वेक्टर ए और बी की जो मैग्नीट्यूड है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो थीटा यहाँ से किसके इक्वल आएगा, कॉज इनवर्स, और कॉज इनवर्स 0.61 होता है 52 डिग्री पे। तो इस तरह से हमने इस जो दो वेक्टर के दरमियान एंगल फाइंड कर लिया और जो एंगल निकला दो वेक्टर के दरमियान वो आता है 52। तो यहाँ ये ए वेक्टर है, ये बी है, तो यहाँ पे जो इनके दरमियान एंगल बनाया हुआ है 52 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अब। 2.8 फाइंड द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 2, -1 टू द पॉइंट, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है 6 और 4। अब हमें दो पॉइंट्स गिवन है और फोर्स की वैल्यू गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। अब इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझें। वो कहता है कि एक फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसको चेंज किया गया है, यानी उसको मूव करवाया गया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो इसका मतलब ये है कि फ़ोर्स हमें गिवन है, वर्क फाइंड करना है, तो हमारे पास दो वैल्यू होनी चाहिए, फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फ़ोर्स तो गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फ़ाइंड करेंगे या डिस्टेंस कैसे फ़ाइंड करेंगे, जितना इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा जहाँ से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को मूव करवाया गया इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हों तो हम डिस्टेंस फार्मूले से उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा मैथ में, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ये फार्मूला होता है हमारे पास, y2 माइनस y1। इसको यूज़ करते हुए ये डिस्टेंस डी फाइंड कर लेंगे, जिसके कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर लिखें तो 4 और 5, यानी हमारे पास जो x1 है उस x2 को x1 में से माइनस करेंगे और जो y है
y1 उसको y2 में से माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू आती है। अब इसको ये तो कोऑर्डिनेट हैं उस डिस्टेंस के, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 4i + 5j यूनिट वेक्टर। और अब हमने वर्क फाइंड करना है, तो जो वर्क होता है वो F.d के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। तो हम दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। यहाँ पे हमने फोर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की फर्स्ट वन, और सेकंड वन पे हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। जैसे अभी मैंने बताया था कि i को i के साथ इसका डॉट लेंगे और j को j कंपोनेंट का j कंपोनेंट के साथ, तो हमारे पास जो वर्क है उसकी वैल्यू आती है 22 जूल। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 2.9। बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है। इसमें हमने प्रूव ये करना है कि हमें ये 3 वेक्टर गिवन है, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर एंड थर्ड वेक्टर। ये तीनों वेक्टर जो हैं ए बी सी ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर आपको याद हो तो हमने स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर का डॉट या स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमने दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो हम उनका डॉट लेंगे। अगर उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि जो दोनों वेक्टर्स हैं वो आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो इस प्रॉब्लम में हम a डॉट बी कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि वो ज़ीरो के इक्वल आता है, तो हम कहेंगे कि जो वेक्टर a और b है वो परपेंडिकुलर हैं। सिमिलरली हम b डॉट सी जब कैलकुलेट करेंगे वो ज़ीरो के इक्वल आएगा, तो फिर हम वहाँ से कहेंगे जो b और c आपस में परपेंडिकुलर हैं, और फिर a डॉट सी फाइंड करके देखेंगे कि क्या वो ज़ीरो के इक्वल आता है। अगर वो ज़ीरो के इक्वल होगा तो फिर a और c भी परपेंडिकुलर होंगे। तो डॉट प्रोडक्ट लेना आपने सीखा था, यहाँ भी हमने उसकी काफ़ी प्रैक्टिस की। तो इस तरह से आपने तीनों जो डॉट प्रोडक्ट हैं वो फाइंड कर लेने, यानी a डॉट बी डॉट सी एंड c डॉट ए। तो आप देखेंगे कि इन सब की वैल्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल आती है। फिर यहाँ से ये प्रूव होता है कि ये जो वेक्टर हैं a डॉट बी, ए बी और c, ये तीनों आपस में क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 2.10। given that vector a is equal to I unit vector minus 2 j unit vector plus 3k, यानी 3 डायमेंशन के अंदर हमें वेक्टर a गिवन है और इसी तरह से वेक्टर b गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। अब इसकी स्टेटमेंट को आपने केयरफुली समझना है। अगर आपको याद हो तो जब हमने वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट लिया था b डॉट a का, तो इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b into projection of a on b, projection of a on vector b on vector b। तो फिर इसी इक्वेशन को हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया था और हमने देखा था कि जो वेक्टर a का प्रोजेक्शन बनता है वेक्टर b के ऊपर, उसकी वैल्यू आती है a cos थीटा। इसका मतलब ये है कि अगर हमने प्रोजेक्शन की लेंथ फाइंड करनी है तो एक्चुअली हमने जो a cos थीटा है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। अब यहाँ पे 2 फाइंड में देखें प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b वो क्या बनता है, a cos थीटा, तो हमने एक्चुअली a cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। अब यहाँ पे a डॉट b लिखा हुआ है, आप b डॉट a भी लिख सकते हैं क्योंकि जो वेक्टर b है उसकी मैग्नीट्यूड और a cos थीटा हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं b डॉट a, ये दोनों इक्वल होते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। b डॉट a b इंटू a cos थीटा, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड पे भी लिखा है। अब हम क्या करेंगे, a cos थीटा तो हमने फाइंड करना है, यानी प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। तो जो b मैग्नीट्यूड है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी और ये रिलेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हम प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b यानी a cos थीटा फाइंड कर सकते हैं अगर हमें a डॉट b की वैल्यू पता और b का मैग्नीट्यूड बताओ। सो a डॉट b फाइंड करेंगे, फिर b की मैग्नीट्यूड लेंगे, इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो a डॉट b लेते हैं, तो हम i को i कंपोनेंट के साथ, j को j कंपोनेंट के साथ और k को k कंपोनेंट के साथ सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें जो इस वेक्टर का जो j कंपोनेंट है वो नहीं है, यानी उसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो इस तरह से जो j वाला कंपोनेंट है ये टर्म वैनिश हो जाएगी यहाँ से जब आप डॉट लेंगे इसको, तो i और k वाली टर्म बचेंगी। तो इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आया -9।
अब हम बी का जो मैग्नीट्यूड है उसको फाइंड करेंगे, उसके कंपोनेंट का स्क्वायर उनको ऐड करेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू आती है 5। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ए डॉट बी के वैल्यू को और बी की जो मैग्नीट्यूड है इसको इस इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है -9/5। सो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है, प्रोजेक्शन ऑफ A1B दैट इज़ A cos थीटा इज़ इक्वल टू -9/5। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे।